डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की और आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज्यादा करीब होंगे। तो इसी जोश के साथ लगे रहना है, ठीक है। डेली का जो सीरीज चल रहा है कि विजन आईएएस का जो मैगजीन है उसको क्या कंप्लीट करना है। ज्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट लगता है। और एक एडिटोरियल में थोड़ा टाइम लगता है, पर उसको भी करना है। इससे अगर मैं नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मुफ्त के उपहार अर्थात फ्रीबीज। जो फ्रीबीज की बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रही है। अभी जो चुनावी मुद्दा है वो योजनाओं पर ना होकर के बल्कि फ्रीबीज के आधार पे हो रहे हैं। तो मुफ्त का उपहार या फ्रीबीज जो है शिक्षा में क्यों रहा था। जो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य भर के मुफ्त उपहार या फ्री बीज संस्कृति पे चिंता जताई है। अभी तमिलनाडु में जो सरकार बनी है उन्होंने महिलाओं को 10 ग्राम सोना देने का बात किया है, जो कि एक तरह से फ्री बीज को बढ़ावा देना है। या फिर महिलाओं को 3,000 रुपये 15,000 रुपये मंथली भत्ता, तो ये कहीं ना कहीं फ्री बीज है। इसके बजाय उनके सशक्तिकरण उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। तो आखिर ये सुर्खियों में क्यों रहा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नई मुख्य टिप्पणियां कौन कौन सी थी? तो पहला था कि बिना भेदभाव के दिए जाने वाले प्रत्यक्ष नगद अंतरण डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से संबंधित योजनाएं लोगों को और काम करने और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। अर्थात कि प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट 2,000 3,000 जैसे बिहार में 10,000 मिला, तो ये सारी चीजें जो है लोगों को काम करने और फिर सम्मानजनक जीवन के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। उसके बजाय उचित सरकारी नीतियां बनाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक जनसंख्या को लाभ हो। करदाताओं के पैसे से दी जाने वाली अंधाधुंध रियायतें वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्थिरता को कमजोर करती हैं तथा राष्ट्र निर्माण में बाधा भी डाल सकती है, क्योंकि इन रियायतों के बजाय जो है सरकार गठन के बाद किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि उनके वसूली में लग जाते हैं। राज्यों को ऐसे चुनावी वादों के बजाय दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो जो राज्य हैं उनको ऐसे चुनावी वादों के बजाय दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। मुफ्त के उपहार फ्रीबीज के बारे में आरबीआई ने फ्रीबीज को एक सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय के रूप में परिभाषित किया है, जो मुफ्त में प्रदान किया जाता है। तो आरबीआई ने इसको कहा कि ये सार्वजनिक कल्याणकारी उपाय है और मुफ्त में प्रदान किया जाता है। तो फ्रीबीज को कहीं ना कहीं आरबीआई ने कल्याणकारी उपाय बताया, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन, ऋण माफी आदि का प्रावधान। आरबीआई के अनुसार फ्रीबीज को पब्लिक मेरिट गुड्स जैसे शिक्षा से अलग किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा जैसे क्षेत्र दीर्घकालिक और व्यापक लाभ देते हैं। फ्रीबीज के संदर्भ में श्रेय बनाम प्रेय। तो श्रेय बनाम प्रेय क्या है? कठोपनिषद जो है वो कठोपनिषद श्रेय दीर्घकालिक लाभ और प्रेय तत्कालिक सुख। श्रेय दीर्घकालिक लाभ और प्रेय तत्कालिक सुख के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। इसमें एक परिपक्व मन को तत्काल संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक लाभ चुनने का आग्रह किया गया है कि मन हमारा जो है तत्कालिक संतुष्टि तो पा लेता है, परंतु दीर्घकाल में उसका नुकसान होता है। इसीलिए हमें प्रिय के स्थान पे श्रेय को चुनना चाहिए। इसे फ्रीबी संस्कृति के संदर्भ में राजकोषीय नीति पर लागू किया जा सकता है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिना शर्त नगद अंतरण विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करने वाली योजनाओं पर कुल खर्च 1.7 लाख करोड़ होने का अनुमान है। 2022-23 और 25-26 के बीच योजनाएं चलाने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से भी अधिक बढ़ने का अनुमान है, जिनमें से लगभग आधे राज्यों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
तो बिना शर्त जो नकद अंतरण हो रही है, फ्रीबीज हो रही है, विशेष रूप से महिलाओं को लक्षित करने वाली योजना, उस पे कुल 1.7 लाख करोड़ का वित्तीय खर्च होगा और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और 25-26 आते आते इनकी संख्या राज्यों में 5 गुना हो जाएगी। और इनमें लगभग आधे से राजस्वों को राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब देश विलंबित संतुष्टि, तत्काल सुख को टालकर भविष्य की लाभ को प्राथमिकता देना और राष्ट्रीय अनुशासन का पालन करता है तो उसे भारी लाभ होता है। स्त्री को चुनकर राज्य यूसीटीएस के प्रे पर तत्काल सुख, यूसीटीएस के प्रे पर बुनियादी ढांचे पर बिना शर्त नगद हस्तांतरण। WCTS का अर्थ है बिना शर्त नगद कैश ट्रांसफर, बिना शर्त कैश ट्रांसफर, यूसीटीएस बिना शर्त कैश ट्रांसफर। तो इसको चुनने पे क्या होगा, ये बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देता है। ये बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय को मजबूती देता है, जो विकास पर अधिक गुणक प्रभाव डालता है, ना कि कुछ कैश देने से। वो ऐसे हर व्यक्ति को 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख आबादी को 2,000, 4,000 दिया जाए और उसकी बजाय कोई ना ही बस उस व्यक्ति को फायदे होगा उस पैसे से और ना ही एकत्रित रूप से उन पैसों से योजनाएं लागू की जा सकती हैं। अर्थात स्त्री की जगह प्रे चुनने की बात कही जा रही है। निष्ठे फ्रीबी से संबंधित संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद जो 38 है वो लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए एक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38 जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39 यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं को, अनुच्छेद 39 यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं के पास, अनुच्छेद 39 सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं के पास आजीविका के पर्याप्त साधन हो, धन के संकेंद्रण को रोकता हो। कुछ मामलों अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। तो ये चीजें भी सरकार को ध्यान में देखना होगा कि सभी को शिक्षा मिल सके, सार्वजनिक सहायता हो सके, उनको काम मिल सके। 39 में है जो महिलाओं के पास आजीविका और पुरुषों के पास पर्याप्त साधन हो, धन का सही से विकेंद्रीकरण हो, संकेंद्रण हो। 38 से लोगों के कल्याण की बात करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013। उच्चतम न्यायालय का निर्णय सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013। सुप्रीम कोर्ट ने योग्य व्यक्तियों को रंगीन टीवी, लैपटॉप आदि बांटने को डीपीएसपी के अनुरूप माना है। 2013 में जो सुब्रमण्यम बालाजी केस है इस फ्रीबीज को लेके तो कहा कि ठीक है, रंगीन टीवी, लैपटॉप और ये सब डीपीएसपी जो आर्टिकल 38 है कि समग्र कल्याण इसके तहत है। वहीं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 जो है रिश्वत को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 रिश्वत को प्रतिबंधित करती है। जैसे किसी उम्मीदवार या उसके किसी मतदाता को वोट देने के लिए प्रेरित करने हेतु दिए गए किसी भी उपहार, प्रस्ताव या वादे के रूप में परिभाषित किया है।
तो सुब्रमण्यम बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया 2013 में, परंतु यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के या खिलाफ है। वहीं चुनाव घोषणा पत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुदेश क्या है? तो चुनाव आयोग का निर्देश है कि आदर्श आचार संहिता एमसीसी में शामिल इन दिशा निर्देशों के तहत दलों को ऐसे वादों से बचने की आवश्यकता होती है जो चुनाव की पवित्रता को दूषित करें। तो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश है कि ऐसा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसा कोई वादा ना किया जाए जिससे कि चुनाव की पवित्रता दूषित हो सके। इसके अलावा यह फ्रीबीज जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के खिलाफ है, लेकिन बालाजी सुब्रमण्यम केस में इसको सही माना गया। अब इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है फ्रीबीज का और नकारात्मक भी पड़ता है। जरूर नहीं कि हमेशा नकारात्मक ही हो, हाँ ज्यादातर नकारात्मक है पर सकारात्मक भी है। जैसे सकारात्मक प्रभाव क्या होगा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, अर्थात फ्री बिजली, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पैसा, आर्थिक मदद, भोजन, पोषण, ये गरीबों का बोझ कम हो सकता है। सामाजिक सशक्तिकरण, यह समावेशिता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। जैसे स्कूली छात्राओं को लैपटॉप या साइकिल देने से स्कूल में दाखिला या नामांकन जो है वो बढ़ा है। और बिहार का महिला जो बालिका साइकिल योजना है या कन्या उत्थान है वो तो बहुत ही ज्यादा कारगर है। इससे विद्यालयों में ड्रॉप आउट और महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। वहीं राजनीतिक भागीदारी, मुफ्त के उपहार उस मतदाताओं को राजनीतिक भागीदारी, मुफ्त के उपहार फ्रीबीज, राजनीतिक भागीदारी, मुफ्त के उपहार फ्रीबीज उन मतदाताओं को आकर्षित कर सकते हैं जो चुनाव प्रक्रिया से दूर रहते हैं और लोकतंत्र में चुनावी भागीदारी बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि जो चुनाव प्रक्रिया से दूर रहते हैं लोकतंत्र में चुनाव भागीदारी बढ़ा सकते हैं कि फ्रीबीज के कारण जो है जनता अधिक से अधिक मतदान करने जाएगा। तो एक तरह से लोगों में राजनीति के प्रति ज्यादा भागीदारी बढ़ेगी। समाज का सशक्तिकरण हो सकता है जैसे महिला और विद्यालय वगैरह, और फिर जो है सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ सकती है, वहीं आर्थिक विकास भी हो सकता है। मूलभूत आवश्यकताओं को मुफ्त में उपलब्ध कराने में लोगों को प्रयोज्य आय बढ़ती है और उनके खरीदने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि इस बार बिहार में 10,000 रुपये से बहुत सारी महिलाओं ने अपना छोटा मोटा कोई भी मवेशी वगैरह या कोई कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हुआ है इससे थोड़ा बहुत। आय समानता, मुफ्त के उपहार धन और संसाधनों को अधिक न्यायमंडल तरीके से पुनर्वितरित करके आय की असमानता को कम करते हैं। तो यह फ्रीबीज जो है आय की असमानता कम करेगा, जन विश्वास को बढ़ाएगा। सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त के उपहार शासन व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये लोगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेहिता को दर्शाती है। तो एक तरह से मताधिकार बढ़ेगा, अर्थात कि जनता का जो है राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, उनका आर्थिक विकास होगा और सामाजिक कल्याण हो गया, महिला वगैरह का उत्थान होगा, आर्थिक विकास होगा ही। आय असमानता जो है उसमें कमी देखने को मिलेगा और जनता का विश्वास भी बढ़ेगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। वहीं नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो वित्तीय भार, सरकारी बजट पे दबाव बढ़ता है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है और अवसंरचना के विकास तथा रोजगार सृजन पे होने वाला खर्च कम हो जाता है। तो नकारात्मक भार में क्या होगा कि जो है बजट जो सरकारी है उस पर भार बढ़ेगा और असंरचना और रोजगार सृजन पे जो है कम खर्च हो जाएगा। राजस्वों का कुल सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के 2.6% से बढ़ के 2025 में
3.2% हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार कुल राज्यों का जो है राजकोषीय घाटा वो 2.6% कहीं था, अभी बढ़ करके 3.2% हो गया है। तो 2.6% से बढ़ के 2.6% से बढ़ के 3.2% हो गया। वहीं फ्री राइडर संबंधी समस्याएं, मुफ्त के उपहार निर्भरता की फ्री राइडर संबंधी समस्या मुफ्त के उपहार निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोग उन्हें अपना हक समझने लगते हैं। इसमें उत्पादकता कम होती है और निजी निवेश के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन कमजोर पड़ जाते हैं। एक तो बजट पे प्रभाव पड़ता है इसका, और राजकोषीय घाटा में भी वृद्धि हो रही है। जहां पहले जो है 2.6% हुआ करती थी टोटल राज्यों की, अभी वहीं जो है बढ़ करके 3.2% हो गई है। तो कहाँ 2.6% घाटा था, अभी जा करके 3.2% हो गई है। और लोगों को फ्री राइडर जैसी संबंधी जो है समस्याएं आने लगती हैं कि निर्भरता संस्कृति को बढ़ावा देती है, सतत विकास को कमजोर करती है। जैसे मुफ्त बिजली और मुफ्त जल के कारण भूजल का स्तर नीचे तो सतत विकास कमजोर करना, जैसे कि मुफ्त बिजली और मुफ्त जल। सतत विकास को कमजोर करना, जैसे कि मुफ्त बिजली और मुफ्त जल के कारण भूजल का स्तर नीचे जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत करना, यह अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार। लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत करना, लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत करना, यह अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक समान अवसर में बाधा डालता है। संस्थाओं को कमजोर करना, जैसे ऋण माफी और मुफ्त बिजली जैसी योजना बैंकों और बिजली वितरण कंपनियों को कमजोर करती है। तो कहीं न कहीं फायदे भी हैं इसके, तो नुकसान भी हैं। नुकसान जो है लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत कर देता है, संस्थानों को कमजोर कर देता है, सतत विकास को कमजोर करता है, फ्री राइडर संबंधी समस्याएं या फिर जनता को इसका जो है संस्कृति को बढ़ावा देता है और वित्तीय भार पड़ता है। तो मेन वित्तीय भार हो जाएगा, सतत विकास कमजोर। काय की रिपोर्ट के अनुसार जो है आने वाली पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकती है, सतत विकास को कमजोर करेगा, लोकतांत्रिक राजनीति को विकृत करेगा। लोकतांत्रिक राजनीति विकृत होगा, संस्थाएं जो है कमजोर होंगी। आगे की राह क्या हो सकती है फ्रीबीज रोकने के लिए? तो नीतिगत सुधार, राजकोषीय विवेक और ऋण प्रबंधन किया जा सकता है, रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकना। अन्य सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु 2013, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, ये सारी चीजें हैं। तो नीतिगत सुधार में क्या कर सकते हैं? तो राजकोषीय विवेक और ऋण प्रबंधन, संधारणीय कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही राजकोषीय अनुशासन और ऋण की स्थिरता को बनाए रखना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी योजना की लागत लाभ का पहले से विश्लेषण करना होगा कि इस योजना की लागत का क्या लाभ हो सकता है। अगर फ्रीबीज भी दिया जा रहा है तो वो सारी चीजें करनी होगी, तभी नहीं तो जिस प्रकार से 2.6 से 3.2% राजकोषीय घाटा राज्यों का हुआ, उसको और बढ़ते देर नहीं लगेगी। रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकना, तो राजकोषीय विवेक और ऋण प्रबंधन को अच्छे से करना होगा। अच्छे से ऋण प्रबंधन और राजकोषीय विवेक का उपयोग करना होगा। रिसाव और भ्रष्टाचार को रोकना होगा। सब्सिडी के लक्ष्यीकरण में सुधार किया जाना चाहिए, और सब्सिडी जो दिया जा रहा है उसका लक्ष्यीकरण में सुधार हो कि उसका लक्ष्य क्या है, कौन सा टारगेट पाना है, तो ये सब चीजों पे करना चाहिए। और समावेशन बहिष्करण से जुड़ी त्रुटियों को समाप्त करना चाहिए। अन्य कमजोर वर्गों के लिए अन्य कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा के रूप में बीमा कवरेज का विस्तार करने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राजनीतिक सहमति और जन जागरूकता विकसित करना चाहिए। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु 2013, राज्यों को बिना किसी योग्यता के मुफ्त के उपहार देने के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण
अच्छा, तो जो बालाजी सुब्रमण्यम तमिलनाडु कोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुफ्त के उपहार जो है वो अ, अ, उसमें जो है वो सही है। तो उस चीज को लेकिन योग्यता के अनुसार मुफ्त उपहार देने के बजाय रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अनियंत्रित नकद अंतरण के बजाय ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो आय और उत्पादकता में दीर्घकालिक वृद्धि करे। आय उत्पादकता में उदाहरण के लिए मैक्सिको के प्रोग्रेसा उदाहरण के लिए मैक्सिको के प्रोग्रेसा या ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया कार्यक्रमों में उपस्थित और स्कूल में उपस्थित स्वास्थ्य जांच से संबंधित नगद अंतरण है कि स्कूल में स्वास्थ्य जांच सभी बच्चों को करना आवश्यक है। तो ये चीजें सीखना चाहिए मैक्सिको के प्रोग्रेसा से और ब्राजील के बोल्सा फैमिलिया से। निष्कर्ष मुफ्त फ्री बीज जो कल्याण और सशक्तिकरण के साधन के रूप में कार्य करती है। अक्सर राजकोषीय नियंत्रण की कमी के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पे दबाव डालती है। ये योजनाएं दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण के बजाय अल्पकालिक लाभों को प्राथमिकता देती है। इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक संस्थानों, सरकारों और नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस संरचनात्मक समस्या का समाधान किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम राहत, सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना। तो ये शॉर्ट सा है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर आ जाएगा संक्षिप्त सुर्खियां। तो चलिए इसको भी खत्म ही कर लेते हैं, एक पेश का है। तो सुर्खियों में क्यों रहा पीएम राहत सड़क दुर्घटना। तो सरकार ने पीएम राहत योजना शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। योजना के बारे में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना, गोल्डन आवर ट्रामा केयर को संस्थागत बनाना, क्योंकि बहुत सारे सड़क दुर्घटना मृत्यु इसलिए होती है कि उनको उसी समय जो है ट्रामा केयर नहीं मिल पाता है या फिर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है उसके अभाव में। मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कैशलेस उपचार, प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित के लिए 1.5 लाख तक का व्यय दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक कवर किया जाएगा। जो भी दुर्घटना पीड़ित होगा उसके लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च दुर्घटना की तारीख से 7 दिन के अंदर होगा। स्थिरीकरण उपचार 24 घंटे तक जीवन के लिए गैर घातक चोटों के लिए और 48 घंटे तक जीवन के लिए घातक चोटों के लिए स्थिरीकरण उपचार पे ध्यान दिया जाएगा। पात्रता किसी भी श्रेणी के सड़क पर हुई दुर्घटना के पीड़ितों पर यह लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वो हाईवे होना चाहिए, चाहे कोई भी सड़क पर अगर हुआ है तो ये जो है स्थिरीकरण उपचार होगा 24 घंटे और 48 घंटे के तर्ज पे। कैशलेस उपचार होगा कि सरकार 1.5 लाख खुद देगा। मंत्रालय उद्देश्य है कि इसको कम करना। वित्त पोषण विधि अस्पतालों को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से, तो ये सीधे अस्पतालों को जाएगा और मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से जाएगा, जो भी मोटर वाहन दुर्घटना कोष होती है। बीमित वाहन सामान्य बीमा कंपनियों के योगदान से भुगतान किया जाएगा, जो सामान्य बीमा कंपनियां होगी उसके माध्यम से। बीमा रहित हिट एंड रन मामले, अगर कोई जो कंपनी है या गाड़ी है वो बीमा रहित है तो भारत सरकार के बजट आवंटन से भुगतान किया जाएगा, उसको हिट एंड रन मामले में किया जाएगा, लेकिन सभी पीड़ित को किया जाएगा। तो अगर जो बीमा रहित है तो उसके हिट एंड रन के मामले में, और जो बीमित वाहन है तो उसको जो है कंपनी के द्वारा बीमा। दावों का निपटारा स्वीकार किए गए दावों का भुगतान राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। त्रिस्तरीय निगरानी और शिकायत निवारण, तो त्रिस्तरीय निगरानी और शिकायत निवारण इसका होगा राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर होगा और फिर जिला स्तर पर होगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर मंत्रालय संचालन समिति नीति का कार्यान्वयन करेगा। राज्य स्तर पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद करेगा। नोडल एजेंसी SRSC राज्य स्टेट
रोड सिक्योरिटी काउंसिल, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और DRSC जिला सड़क सुरक्षा परिषद शिकायतों को संभालने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा नामित एवं शिकायत निवारण अधिकारी ये करेंगे। अन्य 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS के साथ एकीकृत दुर्घटना पीड़ित या नेक लोग जो राहगीर होते हैं वो 112 पे कॉल करके तुरंत नजदीकी अस्पताल, एम्बुलेंस सहायता आदि तक पहुंच सकते हैं। तो यदि राहगीर है कोई या फिर दुर्घटना पीड़ित हो तो लोग 112 फोन करके भी कर सकते हैं आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता ERSS। MORTH के मतलब रोड वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। MORTH सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के लेन देन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकरण किया जाएगा। निष्कर्ष तो कौन कितना फॉर्मेट हो गया, पहले हो गया सुर्खी में क्यों रहा, ये PM राहत को योजना शुरू की गई है, योजना के बारे में क्या क्या है, तो उद्देश्य है, मंत्रालय है, स्त्रीलिंग को उपचार है, पात्रता है, वित्त पोषण विधि, अस्पताल को, बीमा राहत वाहन और हिट ट्रेंड वाहन मामले दावों का निपटान, फिर त्रिस्तरीय निगरानी होगी, शिकायत निवारण होगा, SDRSC और फिर जिला वाला जो हो जाएगा DRSC हो जाएगा। अन्य में 112 फोन कर सकते हैं। निष्कर्ष PM राहत योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी दुर्घटना पीड़ित को वित्तीय बाधाओं के कारण जीवन रक्षक उपचार से वंचित न रहना पड़े। यह योजना भारत के आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संबंधित सुर्खियां, भारत में सड़क सुरक्षा के लिए यूएन की सतत वित्त पोषण पहल, वित्त पोषण यूएन सड़क सुरक्षा कोष। भारत में सड़क सुरक्षा के लिए यूएन की सतत वित्त पोषण पहल, वित्त पोषण यूएन सड़क सुरक्षा कोष। तकनीकी सहायता में हो जाएगा WHO, UNICEF और यूनेस्को। राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, असम। यूएन सड़क सुरक्षा कोष के बारे में क्या है, तो ये मिलेगा बस केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और असम को। कम और मध्यम आय वाले देशों में सड़क सुरक्षा के लिए वित्त जुटाने के उद्देश्य से 2018 में स्थापित किया गया साक्ष्य आधारित नीतियां, कानून और क्षमता निर्माण परियोजना का समर्थन होगा। सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के भागीदार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। अब इसके बाद स्टार्ट है संक्षिप्त सुर्खियां। तो संक्षिप्त सुर्खियों का हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आधा घंटा का वीडियो हो गया मैक्सिमम का।